हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम बात करेंगे यूनिट 2। जो हमारा यूनिट 2 है वो है एंटरप्रेन्योरियल आइडिया एंड इनोवेशन। यानी जैसा कि हमने यूनिट 1 में देखा है कि हमारा एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, उसका क्या क्या स्कोप था, क्या क्या एडवांटेज थे उसके, और किस तरीके से हम अपनी जो एंटरप्रेन्योर की प्रॉपर्टी जो थी, स्कोप था, नीड था, वो सारी चीजें हमने डिस्कस किया है। अब जो यूनिट 2 है यहाँ कहे बताएगा कि एंटरप्रेन्योरियल जो हमारे होते हैं उनके आइडियाज किस तरह के होने चाहिए, आइडिया क्या होते हैं, और वो जो इनोवेटिव करते हैं, इनोवेशन करते हैं, नई नई तकनीकी का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं अपने अपने प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए, वो सारी चीजें क्या होती है इस हम पूरे यूनिट 2 में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो फर्स्टली दोस्तों हम बात करते हैं कि हमारा इनोवेशन होता क्या है। कि अगर हम बात करें इस एंटरप्रेन्योरशिप पूरे सब्जेक्ट के बारे में, तो हमारा इनोवेशन क्या होता है, तो बात करते हैं हमारी डिफिनीशन क्या कहती है, ताकि आपको कुछ आइडिया लगेगा कि इनोवेशन से मतलब समझते क्या है। तो कह रहा है कि इनोवेशन इज द प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द आइडिया दैट रिजल्ट इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू गुड्स और सर्विस, इंप्रूवमेंट ऑन द ऑफरिंग गुड्स एंड सर्विस। कहने का मतलब क्या कह रहा है कि जो इनोवेशन है एक हमारा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है, जो हमारे दिमाग में एक तरह का आइडिया आया हुआ है, उस आइडिया के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, अपनी जो सर्विस है, जो प्रोडक्ट है, उसको क्या कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं। ठीक है, उसके सर्विस को, जो प्रोडक्ट है उसको इंप्रूव कर रहे हैं। कैसे, जो हमारे आइडियाज आए हुए हैं उस, तो हम जो इनोवेशन कर रहे हैं कि हमने ये भाई काम किया है, इस तरीके से इस काम को करना है, तो क्या होता है, इनोवेशन होता है। तो हम उसे इनोवेशन के टर्म में क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, अब इनोवेशन और क्या चीज हो सकती है, तो इनोवेशन आर इम्प्लाइज वैल्यू सिस्टम सीक्स टू डिजायर द पॉजिटिव आउटकम फ्रॉम द इन्वेंटिव एक्ट। यानी हमने जो इन्वेंट किया हुआ है उस पर क्या जो हमारा आउटकम निकले। सपोज दैट ये प्रोडक्ट हमने कुछ अलग मेथड से हम क्या कर रहे थे, अभी तक बना रहे थे। अब हमने क्या किया है, कुछ इसमें प्रैक्टिकली कुछ चेंजेस किए हुए हैं, इस प्रोडक्ट में कुछ हमने चेंज किया हुआ है, जिससे ये हमारी सर्विस है या फिर हमारा जो प्रोडक्ट है वो डिजाइनिंग में हो सकता है, उसकी सर्विस की क्वालिटी में हो सकता है, वो किसी भी प्रोडक्ट में एक नया मतलब चेंजेस हो सकता है। ठीक है, हमने इंप्रूवमेंट किया तो क्या हुआ, एक हमने एक नया तरीका अपनाया, नया इन्वेंशन किया, जिससे हमारा क्या हुआ, प्रोडक्ट को काफी लाभ हुआ। और ठीक है, और जो इसका आउटकम निकला, हमारा जो प्रोडक्ट का आउटकम निकला वो भी क्या रहा, अच्छा रहा। तो ये हमारा आता है इनोवेशन। यानी हम एक नई तकनीकी एक तरीके से हमने क्या किया, आइडियाज के तौर पे क्या किया, अपनाया हुआ है। तो कह रहा है कि फॉर द बिजनेस, जो बिजनेस के लिए इनोवेशन इज ए प्रोडक्ट। इनोवेशन क्या है, एक हमारा प्रोडक्ट है, द प्रोसेस है, बिजनेस है, कॉन्सेप्ट जो बिजनेस को बनाता है, और द कॉम्बिनेशन दैट द प्रोड्यूस प्रॉफिट ऑफ द ग्रोथ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्या करे, ग्रोथ करे, उसके प्रॉफिट को क्या करे, प्रोड्यूस करे, प्रॉफिट को बढ़ाए, तो वो हमारा होता है इनोवेशन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा इनोवेशन एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, बात करते हैं कि हमारा जो इनोवेशन होता है वो किस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप में रिलेट करता है, या हम कह सकते हैं कि रूल ऑफ इनोवेशन हमारे क्या होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है यूनिट 2 पे, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे आप एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनोवेशन क्या होता है एंड रूल ऑफ इनोवेशन इन एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या क्या रूल होते हैं इनोवेशन के इन एंटरप्रेन्योरशिप में। ठीक है, वन बाय वन दोस्तों हम डिस्कस करेंगे एक एक हेडिंग को, ताकि आपको इजिली समझ में आ जाए कि इनोवेशन का मतलब क्या है। जैसे मैंने बताया कि कोई भी हमारा प्रोडक्ट है उसमें हम किसी तरीके की चेंजिंग कर सकते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, मार्केट प्राइस से रिलेटेड हो, या फिर हमने नया कुछ उसमें क्रिएट किया हुआ है, या फिर उसकी प्रोडक्ट की भी हम कंटिन्यू क्या करते हैं, इंप्रूव कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें हमारी कहते हैं इनोवेशन में आती है। जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट था उसमें हम न्यू एक टेक्निक को अपनाए हुए हैं। ठीक है, अब क्या रूल होते हैं इनोवेशन के एंटरप्रेन्योरशिप में, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला हमारा जो पॉइंट है वो है क्रिएटिव डेवलपमेंट। क्रिएटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या है, हमने जो प्रोडक्ट बनाया हुआ है, जो हमारा प्रोडक्ट है उसको हम क्या कर रहे हैं, एज ए नेचर पे उसकी क्रिएटिविटी को, इसके डिजाइन को क्या कर रहे हैं, हम इंप्रूव कर रहे हैं। उसके कस्टमर के अकॉर्डिंग हो सकता है, या फिर हम अपने प्रोसेस को इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। कुछ डिजाइन ऐसी भी होती है जिससे हमारा क्या होता है, मटेरियल, रॉ मटेरियल
बचता है, तो ये सारी हमारा क्या होता है, क्रिएटिव डेवलपमेंट होता है। तो ये हमारे रूल है जो हम कह सकते हैं कि हमारा क्या एक नया तरीके के क्या है, इनोवेशन है। अब आता है परसिस्टेंस इनोवेशन, कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट इन ए प्रोडक्ट एंड सर्विस। हम क्या कर रहे हैं कि कंटिन्यूस प्रोडक्ट को इंप्रूव करने के लिए कंटिन्यूसली इंप्रूव कर रहे हैं उसके प्रोडक्ट को, उसके सर्विस को। देखे होंगे ना कभी अभी तक क्या होता था, अभी अगर हम बात करें अपने परसिस्टेंस को लगातार सुधार करने का मतलब क्या है, हमने कोई प्रोडक्ट लिया, उसमें क्या है कुछ कमियां आ रही थी, लगातार हमने क्या किया, उसको इंप्रूव किया, लगातार उसको उस पर हमने काम किया, तो वो क्या हुआ, प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया, अच्छा बनने लगा। उसकी सर्विस भी हमने क्या गई, अच्छी बनाई। जैसे देखिए अगर हम कंपनी हम बनाते हैं, कोई कंपनी में काम करते हैं, तो क्या होता है उसमें कंटिन्यू रिजेक्शन रेट बढ़ता रहता है। क्या होता है जब रिजेक्शन रेट बढ़ता है तो हम इसमें क्या करते हैं, कंटिन्यू इंप्लीमेंट करते रहते हैं कि नए नए प्रोसेस, नई नई टेक्निक को अपनाते हैं, जिससे हमारा रिएक्शन क्या होता है, कंट्रोल हो जाता है। और हमें एक्चुअल प्रोडक्ट हम जितना बनाते हैं उसमें मतलब हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हमारा क्या होता है, लॉस नहीं होता। तो ये भी क्या है, एक तरीके से हम कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। जो हमारा परसिस्टेंस इंप्रूवमेंट है, ये हमारा एक नया इनोवेशन है। ठीक है, अब आता है रेनफोर्सिंग योर ब्रांड। अब रेनफोर्सिंग योर ब्रांड से मतलब क्या है कि जो भी हम ब्रांड बना रहे हैं उसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तकनीकी या फिर उसमें इनोवेशन करते हैं। ब्रांड का मतलब क्या है, रेनफोर्सिंग ब्रांड से मतलब यही होता है कि हम उसमें हेल्प कर रहे हैं कि जो हम नई नई तकनीकी अपनाएंगे उसका एक ब्रांड हो जाता है कि भाई ये हमारा क्या है, कंपनी का ब्रांड हो गया है। ठीक है, तो वही रेनफोर्सिंग योर ब्रांड, मेकिंग द बेस्ट योर एक्साइटिंग प्रोडक्ट। अपनी प्रोडक्ट को एक बेस्ट वे बनाना, एक एक्साइटिंग प्रोडक्ट बनाना। अब ये एक्साइटिंग प्रोडक्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे नई नई तकनीकी अपनाते हैं, नया नया कल्चर के अकॉर्डिंग। जो हमारा ओल्ड प्रोडक्ट है उसमें हम क्या करते हैं, नया प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। बट यहां हमारी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है, मेकिंग द बेस्ट योर एक्साइटिंग प्रोडक्ट से मतलब है कि हमारा एक ओल्ड कस्टमर है। क्या है हमारा, है ओल्ड मतलब कस्टमर है जो हमारी कंपनी से क्या है, कंटिन्यू ओल्ड प्रोडक्ट है जो हमारा कंटिन्यू जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इस ओल्ड प्रोडक्ट को हम लॉस ना करते हुए नए प्रोडक्ट को बार बार क्या कर रहे हैं, अपना रहे हैं, तो ये क्या हुआ, ये गलत वे में जाता है। तो हमें ये चीज ध्यान में रखनी होती है कि मेकिंग द बेस्ट योर एक्साइटिंग प्रोडक्ट, हमें जो प्रोडक्ट बना रहे हैं हमें फर्स्टली जो उस पर ध्यान देना चाहिए। कहते हैं कि वी नो दैट द एंटरप्रेन्योर इट इज इंपॉर्टेंट टू इंट्रोड्यूस द न्यू प्रोडक्ट, but more than it is to maintain the innovation culture, making the best of the old product is more important। यानी हमारा जो ओल्ड प्रोडक्ट होता है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस नए प्रोडक्ट की अपेक्षा। ठीक है, इससे क्या होता है, जो कंपनी का मार्केट की वैल्यू होती है वो बनी रहती है। आपने देखा होगा कई सारे ब्रांड हमारे ऐसे होते हैं जो अपने ओल्ड प्रोडक्ट को ही इंप्रूवमेंट करते हैं बट नए प्रोडक्ट को उतना ध्यान नहीं देते हैं। बहुत सारी हमारी ऐसी कंपनियां होती हैं। तो ये एक क्या होता है, इनोवेशन के तौर पर भी क्या होता है, आता है। फिर आता है रिस्पॉन्डिंग टू ट्रेंड्स एंड कंपटीशन। अब क्या है, रिस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है, हम देखते हैं कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट है किस ट्रेंड पे है, उसमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है या उसके बिजनेस को और ज्यादा उसको मतलब उसका फ्यूचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके कंपटीशन में आगे, और हम उस मार्केट की वैल्यू के अकॉर्डिंग किस तरीके से हम नए नए जो फैशन के तौर पे या फिर हम कह सकते हैं या फिर उसका ट्रेंड क्या है, उसकी नई नई डिजाइनिंग क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ये सारी होती है रिस्पॉन्डिंग टू ट्रेंड्स एंड कंपटीशन। हैविंग ए यूनिक सेलिंग पॉइंट। यूनिक सेलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, जो हम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, जो हमने इनोवेशन किया हुआ है उस पर भी हम क्या करें, सुधार कर सकें। जैसे हम क्या करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए होम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब जो कस्टमर के द्वारा हमारा जो रिलेशनशिप है वो अच्छा होना चाहिए। तो ये क्या है, एक तरीके का इनोवेशन है। हम इसमें नई नई टेक्निकी को क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं। सपोज अभी हमने प्रोडक्ट जो हम सेल कर रहे थे वो थोड़े समय के लिए सेल कर रहे थे, अब हमने क्या किया, उसको घर घर हम देने लगे। तो क्या हमने इनोवेशन किया, एक नई टेक्निक को अपनाया कि हम भाई प्रोडक्ट को अपने ज्यादा से ज्यादा सेल करने के लिए एक यूनिक मेथड का मतलब यूनिक मेथड को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कुछ रूल ऑफ इनोवेशन इन एंटरप्रेन्योरशिप। दोस्तों इसी में हम एक पॉइंट हमारा और आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिएगा क्या कह रहा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ इनोवेशन। जो इनोवेशन होता है वो कितने टाइप से होता है, टाइप्स ऑफ इनोवेशन है। अब हम बात करते हैं कि इनोवेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं, किस किस
टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि ये हमारा इनोवेशन है। अब आता है प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट परफॉर्मेंस इनोवेशन। जो हमारा प्रोडक्ट है उस पर हमने क्या किया, या प्रोडक्ट की जो परफॉर्मेंस है अगर हम उस पर कोई इनोवेशन करते हैं, चेंजेस करते हैं, तो वो हमारा होता है प्रोडक्ट एंड परफॉर्मेंस इनोवेशन। हमने क्या किया, न्यू प्रोडक्ट है उसमें हमने नई नई टेक्निक अप्लाई या फिर उसको परफॉर्मेंस को क्या किया, इंप्रूवमेंट किया, तो वो होता है हमारा प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट परफॉर्मेंस इनोवेशन। अब टेक्नोलॉजी इनोवेशन, टेक्नोलॉजी इनोवेशन से मतलब क्या है कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें मैं न्यू टेक्नोलॉजी को अप्लाई किया। जैसे हमारा इंटरनेट है, अब हम इंटरनेट से आज से देखो बहुत सारी चीजें क्या करते हैं, लिंक कर लेते हैं, ठीक है। या फिर हम अगर हम कंपनी में देखें, वेरियस फील्ड पे देखें, तो आजकल बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजी क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं अपने प्रोडक्शन रेट को बढ़ाने के लिए, कि जिससे क्या होगा हमारा जो मास प्रोडक्शन है वो भी इजिली क्या हो सके, पूरा हो सके। तो ये चीज हमें ध्यान देना पड़ता है कि हमें किन किन चीजों पे इनोवेशन हमें करना होता है। बिजनेस मॉडल इनोवेशन, बिजनेस मॉडल इनोवेशन से मतलब क्या है, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो सेल कर रहे हैं, उसमें न्यू क्या मॉडल है हमारा, उसमें क्या क्रिएटिविटी हम चेंज कर सकते हैं, उसका डिलीवरी प्रोडक्ट हमारा क्या हो सकता है, उसकी कस्टमर वैल्यू क्या हो सकती है। तो इस पे हमें क्या करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है इस सारी चीजों पे। ऑर्गेनाइजेशनल इनोवेशन, ऑर्गेनाइजेशनल इनोवेशन से मतलब क्या है कि जो हम शेयरिंग हमारे रिसोर्सेस हैं, ऑर्गेनाइजेशन है जिस हमारी संस्था को हमने बना के रखा हुआ है, तो उस पर हमें क्या करना पड़ता है, इनोवेट करना पड़ता है कि हम जो न्यू वे है किस किस तरीके से उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या करते हैं, बनाए रखें। अब आता है कि प्रोसेस इनोवेशन, प्रोसेस इनोवेशन इन्वॉल्व हमारा क्या होता है, प्रोडक्शन से है, डिलीवरी से है, या फिर कस्टमर की इंटरेक्शन से है। यानी जो हम प्रोसेस कर रहे हैं उसमें हमारा कस्टमर है, जो हमारा डिलीवरी रेट है, प्रोडक्शन है, वो सारी चीज अच्छी तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही है। यही हमारा कहा जाता है कि इनोवेशन इज ए प्रोसेस एंड इंप्रूव द एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस ऑफ द एग्जैक्टिंग मेथड। इस तरीके की मेथड से हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोसेस को बहुत ही अच्छा एग्जैक्टिंग बना सकते हैं, और इस तरीके से हम उसको इफेक्टिवनेस भी, इफिशियंसी को बढ़ा सकते हैं। हमने दोस्तों बात कर लिया कि इनोवेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं आइडिया के बारे में कि हमारा आइडिया क्या होता है। अगर हम देखें, अगर बात करें आइडिया से, कि कोई भी बंदा है, एंटरप्रेन्योर है, वो कोई भी एंटरप्राइज करेगा या फिर कोई भी कंपनी को लगाएगा, जब ये कोई कंपनी को लगाएगा तो फर्स्टली क्या होगा, इसके दिमाग में क्या होगी, आइडियाज आएंगे। क्या आएंगे, आइडियाज आएंगे। तो आइडिया हमारा क्या होता है कि, तो आइडिया जनरेशन इज द फर्स्ट स्टेप फॉर द एनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट। यानी कोई भी प्रोडक्ट को अगर हम डेवलप करना चाह रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट को अगर हम डेवलप करना चाह रहे हैं, तो फर्स्टली क्या है, हमारे दिमाग में आइडिया आएगा। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है आइडिया का, आइडिया जनरेशन का, ठीक है। तो ये हमारे आइडियाज होते हैं। अब आइडिया का मतलब क्या है, आइडिया हमारा जब आएगा तो हमें क्या मिलेगा, एक क्रिएटिंग आइडियाज मिलेंगे। यानी आइडिया के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। एक डेवलप करेंगे कि वो किसी का भी प्रोडक्ट का डेवलपमेंट हो सकता है, या फिर हमारा कम्युनिकेशन उसको बनाने के लिए हम जिससे न्यू आइडियाज से कम्युनिकेट करेंगे। तो इस तरीके से हम आइडिया को डिफाइन कर सकते हैं। ये सारे जो आइडियाज हैं, जो हम फोकस कर रहे हैं उसके सोल्यूशन पे, उसके प्रोडक्ट पे, ये क्या एक तरीके का हमारा क्या होता है, आइडिया होता है, ठीक है। तो बात करते हैं हम पहले आइडिया जनरेशन इन एंटरप्रेन्योरशिप। आइडिया जनरेशन हमारा क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप में, पहले देखते हैं हमारा कि आइडिया का मतलब क्या है। आइडिया जनरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, डेवलपिंग एंड कम्युनिकेटिंग आइडिया विच ऑन एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट और विजुअल। कहने का मतलब क्या है, जो हमारा आइडिया है वो हमारा एक तरीके ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी चीज को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, डेवलप करते हैं, उसके कम्युनिकेट करते हैं आइडियाज को। जो हमारा क्या है, एक विजुअली हम देखते हैं कि इस प्रोडक्ट को हमें किस तरीके से बनाना है। तो ये हमारा होता है एक तरीके का आइडिया। आइडिया जनरेशन इज फर्स्ट स्टेप बाय एनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अगर हमें किसी चीज को बनाना है तो फर्स्टली हमारे क्या है, एक माइंड में आइडियाज आएंगे कि हम इसको किस तरीके से करें। तो ये हमारा क्या होता है, किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप की फर्स्ट स्टेप होता है, एंटरप्रेन्योर का फर्स्ट स्टेप होता है कि वो उसके दिमाग में क्या आइडिया आ रहा है, हम काम को किस तरीके से करें, या फिर कैसे क्या उसका हमें प्रोडक्ट को किस तरीके से डेवलप करना है। फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। और फिर वो क्या करता है, जो उसमें फोकस करता है कि जो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसको किस तरीके से हम
क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, आइडिया जनरेशन इज द बैकबोन फॉर द यूरी ऑर्गेनाइजेशन एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ ए मार्केटिंग टीम। यानी हमारा जो आइडिया है हमारी बैकबोन होती है एक तरीके से यूरी ऑर्गेनाइजेशन की, कि जो हम काम कर रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंट क्या है, उसकी मार्केटिंग में जो टीम क्या है, किस तरीके से हम उसको काम कर रहे हैं। तो आइडिया आना बहुत ही जरूरी है किसी भी कंपनी के लिए, ठीक है। अब क्या क्या टेक्निक होती है जो हम आइडियाज को अपने क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। आप अगर आप कंपनी में किसी कहीं काम किए होंगे तो ये चीज देखा होगा कि बहुत सारी कंपनियां क्या होती हैं, उस आइडिया को जनरेट करने के लिए छोटे मोटे क्या करती है, वो एक तरीके से इवेंट करती है। इवेंट करने का मतलब क्या है, वो छोटे छोटे प्रोग्राम इवेंट करती है कि जिससे क्या है कि जो वहां के बंदे काम कर रहे हैं, उस कंपनी के बंदे में काम कर रहे हैं, उनको आइडियाज आए कि किस तरीके से किस काम को किस तरीके से किया जाता है। तो बात करते हैं, फर्स्टली हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि वेरियस टेक्निक्स ऑफ आइडिया जनरेशन, कि क्या क्या टेक्निक होती हैं जो आइडिया जनरेशन को बनाती हैं। अब आता है माइंड मैपिंग। अब माइंड मैपिंग से आप क्या समझते हैं, माइंड मैपिंग से मतलब होता है कि ए माइंड मैप इन्वॉल्व द राइटिंग डाउन ए सेंट्रल थीम एंड थिंकिंग न्यू एंड रिलेटेड आइडिया विच रिलेटेड आउट ऑफ अ सेंटर। यानी हम एक माइंड मैपिंग में देखते हैं, एक मैप के सहारे हम कह सकते हैं, अगर हम रिलेट करें तो उसके एक पॉइंट को सेंट्रल को ना करके उसके माइंड में क्या क्या आइडियाज आ रहे हैं, उसके समीपली क्या आइडियाज आ रहे हैं कि उस प्रोडक्ट को किस तरीके से डेवलप करेगा, उस प्रोसेस को किस तरीके से इंप्रूव करेगा। तो हम क्या करते हैं, माइंड मैपिंग करते हैं। अब आता है रिवर्स थिंकिंग। रिवर्स थिंकिंग क्या होती है, रिवर्स थिंकिंग हम उस चीज को कहते हैं, वो क्या, ये बंदे क्या करते हैं, उसके अपोजिट सोचते हैं। जो काम करना होता है ना, उसके अपोजिट सोचेंगे, इसके बजाय वो प्रॉब्लम को ना सॉल्व करते हुए उस एग्जैक्ट अपोजिट प्रॉब्लम पे जाते हैं कि हमें कैसे क्या करना है। आपको समझ में नहीं आएगा अपोजिट किस तरीके से, रिवर्स थिंकिंग क्या होती है। देखो, बात करें हम रिवर्स थिंकिंग की, अगर उनके पास क्या कोई प्रॉब्लम है, अब क्या कर रहे हैं, रिवर्स थिंकिंग इस तरीके से सोचते हैं कि इस प्रॉब्लम को वो अपोजिटली किस तरीके से, उल्टे तरीके से इसको किस तरीके से सोल्यूशन करेंगे। यानी अगर हम एक रिवर्स थिंकिंग भी रखते हैं तो ये एक आइडिया जनरेशन का हमारा प्रॉब्लम होता है कि हम किसी भी प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग में आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप बनाने के बाद हम उस प्रॉब्लम को सबके पॉइंट पे, एक एक पॉइंट पे आपने देखा होगा कंपनी में ब्रेन स्टॉर्मिंग का पॉइंट बहुत आता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग हमारा बताता है कि ग्रुप क्रिएटिविटी हमारी टेक्निक होती है, जिसमें क्या करता है, एक को कोई हमारी प्रॉब्लम है तो सबको उसमें मौका दिया जाता है कि हर एक बंदा अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा, फिर देखेंगे हमारा फाइनल उसका डिस्कशन क्या निकलेगा। यानी कि ग्रुप का एक प्रोसेस होता है जो ग्रुप क्रिएटिविटी करती है कि प्रॉब्लम को किस तरीके से, स्पेसिफिक प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉर्ट आउट करना है, उसमें क्या क्या आइडियाज। सपोज दैट एक प्रॉब्लम है, इस तरीके से एक प्रॉब्लम है, सबको प्रॉब्लम पता चल गई। अब ये प्रॉब्लम हर बंदे को पता चल गई, ग्रुप के हर बंदे को पता चल गई है, ठीक है। अब देखते हैं कि इस ब्रेन स्टॉर्मिंग में देखते हैं कि ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए इसके पास क्या आइडियाज आता है, इसका क्या आइडिया आता है, इसका क्या आइडिया, इसका क्या आइडिया, इसका हर एक बंदे का हम आइडिया देखते हैं, फिर फाइंड आउट करते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कितने तरीके से आइडियाज हमारे जनरेट हुए हैं, ठीक है। रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग में क्या होता है, रोल प्लेइंग में हम क्या करते हैं, छोटे छोटे इवेंट करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी एक तरीके से आइडियाज को अपनाने के लिए कोई एक एक रोल प्ले करते हैं किसी भी, जैसे मैं देख रहा होगा प्रोग्राम होता है तो फन को, या फिर हम ऐड कर सकते हैं, इट ऐड एन इवेंट ऑफ फन है, या फिर इनोवेटिव आइडियाज पे आते हैं कि सपोजेड मिमिक्री हम कह सकते हैं। तो एक रोल प्ले करना, एक दूसरे का रोल प्ले करना, इससे हमें कुछ ना कुछ आइडियाज क्रिएट होते हैं, ठीक है। अब आता है कि 5Ws। 5Ws क्या करता है, ये भी एक आइडिया का एक होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, 5 क्वेश्चन करते हैं। 5 क्वेश्चन से हमें आइडिया आता है कि किसी भी प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, ये सिर्फ पहला क्वेश्चन मैंने सीरियस तो नहीं लिखा है, फिर भी बता देता हूं। अब हु, कौन, व्हाट, वेयर, व्हेन एंड व्हाई। सपोज दैट मैंने बात करूं अगर आइडियाज की, सपोज दैट एक प्रॉब्लम आई, अब ये प्रॉब्लम आ गई, कोई कस्टमर है, कुछ किसी भी कस्टमर को प्रॉब्लम मिल गई। सपोज दैट हमारी हम मिल्क की हमारी कोई इंडस्ट्री है, आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं। मिल्क की कोई हमारी क्या इंडस्ट्री है, ठीक है। अब मिल्क इंडस्ट्री से क्या हुआ, ये जब दूध निकला, दूध निकला तो क्या हुआ, किसी कस्टमर के पास पहुंचा
और उसकी आउट ऑफ डेट क्या होगी, एक्सपायर हो गई, फिर कुछ भी हो गया, तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट, कि हमारी प्रॉब्लम भाई क्या थी, ये प्रॉब्लम थी, कहां मिली, कब मिली, और व्हाई, क्यों मिली, उसका एक्चुअल रीजन क्या था, और उसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन था। तो ये इस तरीके से हम क्या करते हैं, आइडियाज, टेक्निक होती है हमारी आइडिया को जनरेट करने के लिए। अब आता है कि सेंटिक्स क्या मतलब क्या होता है, कि वी टेक ए पार्ट एट थिंक व्हेन इट इज पुट द बैक टुगेदर, दिस हेल्प अस टू गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग हाउ थिंक वर्क। यानी दिखाता है कि किस तरीके से हम किसी काम को करेंगे, सोचेंगे, फिर उसके पीछे देखेंगे उसके पीछे का रीजन क्या थे। तो ये सारे आइडियाज होते हैं जो हमें दिखाते हैं कि टेक्निक एक तरीके से, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वेरियस टेक्निक हमारी क्या होती है, आइडिया जनरेशन की। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आप लाइक शेयर कमेंट करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं आगे और आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियो लाता रहूं। अगला दोस्तों जो हमारा टॉपिक है वो कह रहा है कि आइडेंटिफाई ए गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यानी हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को। तो देखो भाई दोस्तों होता क्या है कि जो बिजनेस की अपॉर्चुनिटी होती है ना, वो हमें खुद ही देखनी पड़ती है। अब वो हम किस तरीके से देख सकते हैं, देखो सपोज मैं आपको थोड़ा सा एक आइडियाज देता हूं ताकि ये पॉइंट जो है ना आपके इजिली कवर हो जाए। सपोज दैट आपके दिमाग में अपॉर्चुनिटी किस तरीके से आती है, अब आपका क्या है, कोई घर है वो रूरल में सपोज दैट है, देहात के एरिया मैंने मान लिया, ठीक है। अब वो देहात के एरिया पे है, अब आपको लग रहा है कि यहां इस चीज की डिमांड क्या बढ़ रही है भाई। अब इस चीज की डिमांड बढ़ रही है तो आपके आइडिया आया दिमाग में कि मैं क्या करूं भाई, यही बिजनेस यहां पे करूं, ठीक है। हमने भाई ये बिजनेस कर लिया, ये लो। अब नेक्स्ट हम यहां पे काम तो करने लगे, ठीक है, अच्छी बात है। अब हम देख रहे हैं कि यहां पे रॉ मटेरियल है ना, उसकी भी कमी है। लो भाई हमने रॉ मटेरियल का हमारे पास आइडिया आया कि हम क्या क्या करेंगे, रॉ मटेरियल को यहां क्या करेंगे, सेंड करेंगे। कुछ एक्सटर्नल भी सस्ते हो सकते हैं, या फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे इंटरनल सोर्सेस हैं उसकी परफॉर्मेंस है किस तरीके से, इसी तरीके से हमारे आइडियाज आते हैं। अपॉर्चुनिटी एक तरीके से हमारी होती है कि हम बिजनेस को किस तरीके से इंप्रूव करें। तो पहला हमारा पॉइंट होता है एनालिसिस ऑफ द इंटरनल डिमांड। तो पहला दोस्तों हमारा जो पॉइंट है वो कह रहा है कि एनालाइज ऑफ द इंटरनल डिमांड, यानी डिमांड के अकॉर्डिंग जो हमारी फ्यूचर है, अब ये फ्यूचर में किसी भी प्रोडक्ट की क्या डिमांड हो सकती है, इसके अकॉर्डिंग हम एक हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है। वही कहता है एनालिसिस ऑफ द इंटरनल डिमांड, कि उस फ्यूचर की पॉसिबिलिटी क्या है, क्या डिमांड है उस प्रोडक्ट की, ये हमारा होता है फर्स्ट पॉइंट। अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल से मैटर क्या करता है कि कोई भी हम प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो हमें क्या एक इंपॉर्टेंट रोल पैदा करता है कि हमें जो रॉ मटेरियल हमारा भाई कहां से आएगा। अब रॉ मटेरियल आया तो एक हमें एक पॉइंट मिल गया कि भाई हम रॉ मटेरियल लाएं और अपनी सप्लाई करें, तो ये क्या है, एक तरीके की अपॉर्चुनिटी है। तो हमें ये देखना पड़ता है कि फ्यूचर पे उसका प्रोडक्शन पे हम डिसाइड करते हैं कि उसकी रॉ मटेरियल की क्या प्रोडक्टिविटी होगी। हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो होता है एक्सटर्नल असिस्टेंस। अब ये एक्सटर्नल असिस्टेंस किस तरीके से हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को बताएगा। देखो अब क्या है, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट है या फिर बहुत सारे हमारे सप्लायर होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, और कुछ स्पेसिफिक हमारे इंस्टीट्यूशन है, वो क्या करते हैं, हमें काम करवाना चाहते हैं। अब उसको हम काम, कोई हमारी गवर्नमेंट है, कोई संस्था आई, हमने क्या किया, उस पर काम किया, तो एक तरीके से हमारा क्या वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमें वहां से मिल गई, ठीक है। या फिर हमारे इन्वेस्टर आते हैं तो हम क्या करते हैं, उस पर बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए क्या करते हैं, या फिर हम गाड़ियां चलाते हैं, होटल खोलते हैं, तो ये भी क्या एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। जो इन्वेस्टर आ रहे हैं, फिर हमारी कंपनी में कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये क्या एक अपॉर्चुनिटी हमारी बिजनेस जो हम करना चाहते हैं। अब आता है कि नॉलेज अबाउट द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। हाँ दोस्तों, अब नॉलेज अबाउट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से क्या है कि जो भी हमें नॉलेज होना चाहिए, पहली बात इंडस्ट्री का, कि जो हम एंटरप्रेन्योर है, हमारे जो काम कर रहे हैं उसकी इंडस्ट्री से किस तरीके से हमें प्रॉफिट मिलेगा। मेन इंडस्ट्री का मतलब क्या है, कोई भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हमें यहां से क्या है प्रॉफिट किस तरीके से मिलेगा, उस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उस इंडस्ट्री को स्टेबलाइज करते हैं और उस पर काम करते हैं। इंटरनल सोर्सेस, अवेलेबिलिटी ऑफ द इंटरनल सोर्सेज हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। इंटरनल सोर्सेज पे हमारे क्या, जो होम में सामान आते हैं, जो इंटरनली हमारे इफेक्ट देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं, छोटे छोटे
अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हमारा बिजनेस भाई हम इस तरीके से करें। रिस्क इन बिजनेस अपॉर्चुनिटी, हाँ ये दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हर एक काम के पीछे इसमें अपॉर्चुनिटी तो होती है, बट हमारा क्या है, हर एक रिस्क होता है। वो रिस्क हमारा बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट हमें काम करना चाहिए कि जो अपॉर्चुनिटी है भाई हमें रिस्क ना लगे हमें काम पे। तो रिस्क भी अपॉर्चुनिटी में हमारी दोस्तों होती है कि भाई अब देखो एंटरप्रेन्योर है तो रिस्क तो लगेगा ना कुछ काम करने के लिए। तो वही कह रहा है कि परफॉर्मेंस ऑफ एग्जाइटिंग यूनिट। परफॉर्मेंस ऑफ एग्जाइटिंग यूनिट से मतलब क्या है, जो एंटरप्रेन्योर है उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है उसके परफॉर्मेंस के ऊपर कि हर जो एग्जाइटिंग यूनिट है जो उसके बिजनेस है उस पर किस तरीके से अपॉर्चुनिटी मिले, उसके परफॉर्मेंस को क्या करे, डे बाय डे पे क्या करे, इंक्रीज करे। तो ये हो गया दोस्तों गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट हमारा होता है कि अब भाई ये चीज तो हो गई, अब एक जो हमारा एंटरप्रेन्योर है उस पर क्या क्या स्किल होनी चाहिए कि एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, भाई एक अच्छा मैनेजमेंट स्किल बनने के लिए ये एंटरप्रेन्योर के पास होना चाहिए। तो बात करते हैं हमारा जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है उनमें क्या क्या होना चाहिए, मैनेजरियल स्किल क्या होनी चाहिए, यानी मैनेजमेंट स्किल क्या होनी चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो अगर हम फर्स्टली बात करें कि टाइम मैनेजमेंट, फर्स्टली आता पॉइंट दोस्तों आता है टाइम मैनेजमेंट। आप या स्टूडेंट हैं या एंटरप्रेन्योर है, कुछ भी है, अगर आपको टाइम मैनेजमेंट आता है तो आपका दोस्तों आधा काम यहां से अच्छा हो जाएगा। यानी जो हम काम करें उसे आज भी करें, टाइम के अकॉर्डिंग काम करें, उस डिमांड के अकॉर्डिंग काम करें, तो हमारा जो एक मैनेजमेंट स्किल है वो क्या होगा, डेवलप होगा। जो अच्छा एंटरप्रेन्योर है वो दिखाता है कि हम अपने भाई काम के प्रति कितने सजग हैं। तो वही होता है टाइम मैनेजमेंट। हम इसको क्या करते हैं, अपने किसी भी काम को एक गिवन टाइम पे क्या कर रहे हैं। बिजनेस प्लानिंग, हमें काम के प्रति बिजनेस प्लानिंग हमारी होनी चाहिए कि भाई मार्केट की वैल्यू क्या है, मार्केट के लिए क्या है, उस पर हम जो फैसिलिटीज क्या है, इंडस्ट्री हमारी किस तरीके से डेवलप करेगी, तो ये हमारी क्या है, बिजनेस प्लानिंग होती है। तो ये सारी क्वालिटी होनी चाहिए एक एंटरप्रेन्योर के अंदर। एम्प्लॉय मैनेजमेंट, एक एम्प्लॉय मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि जो एक सक्सेसफुल हमारा एंटरप्रेन्योर होता है वो मोटिवेशन देता है, क्या करता है, मोटिव करता है अपने एम्प्लॉय को कि भाई काम किस तरीके से करना है, इफेक्टिव किस तरीके से काम होगा। तो क्या करता है वो एम्प्लॉयमेंट मैनेजमेंट आता है कि वो अपने जो एम्प्लॉय को क्या करता है, देख सकता है और उसको मोटिवेट करेगा डे बाय डे कि उसकी जो कंपनी है उसको सक्सेसफुल बनाए। कस्टमर मैनेजमेंट, कस्टमर मैनेजमेंट क्या है, कस्टमर हमारा क्या होता है भाई, हमें मेन फोकस क्या करना है, कस्टमर पे करना है। क्योंकि हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं किसके लिए बना रहे हैं, कस्टमर के लिए बना रहे हैं। अगर हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तो हमारा कंपनी है जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं किसके लिए बनाएंगे, कोई मतलब नहीं है। तो हमारा जो रिलेशनशिप है कस्टमर से वो अच्छा होना चाहिए, ये क्वालिटी एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए। सेल्स मैनेजमेंट, अब सेल्स मैनेजमेंट क्या है, कोई भी हम प्रोडक्ट है उसे सेल करेंगे, ठीक है, अभी तभी जब हम सेल करेंगे तभी तुम्हारा आज आगे जाएगा। तो फाइनेंशियली इकोनॉमिकली वो सेल्स मैनेजमेंट की क्वालिटी होनी चाहिए। फाइनेंशियल जो हमारा मैनेजमेंट है, जो हमारा काम करने का तरीका है वो भी उसके अंदर होना चाहिए। और आता बिजनेस मैनेजमेंट, ये मतलब ये सारी जो हमारी क्वालिटी लिखी हुई है वो सारी क्वालिटी एक एंटरप्रेन्योर के अंदर, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो वही कह रहा है कि फाइनेंशियली के मतलब पैसे से हमारी प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, डायरेक्शन है, कंट्रोलिंग फाइनेंशियली एक्टिविटी किस तरह से कंट्रोल करेंगे। और बिजनेस हमारा मैनेजमेंट है कि जो उसके हम बिजनेस कर रहे हैं, जो परचेजिंग करेंगे, ह्यूमन रिसोर्सेस हैं, सक्सेसफुली हम किस तरीके से उसके हर एक काम को किस तरीके से करना है, ये होता है हमारा बिजनेस मैनेजमेंट। लास्ट दोस्तों हमारा जो टॉपिक इसमें बचता है वो है हमारा डिफरेंट स्ट्रेटजी टू ग्रो एन एंटरप्राइज। कोई भी अगर हमें अपने एंटरप्राइज का मतलब एक प्रोडक्ट से हम जोड़ सकते हैं तो किस तरीके से हम एक हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हमें जो अपने प्रोडक्ट है, जो हमारा एंटरप्राइज है, उसको किस तरीके से हम क्या करें, ग्रो कर सकते हैं। तो बात करते हैं उसके टॉपिक के ऊपर। हायर द राइट पीपुल, हमें अपने काम को कराने के लिए एक अच्छा बंदा चाहिए, राइट पीपुल होना चाहिए कि जो हमारी कंपनी पे क्या करे, फोकस करे और उसको बेटर से बेटर ग्रोथ पे ले जाए और उसको कंटिन्यू बनाए रखे। तो होता है हायर द राइट पीपुल। हमें अपने प्रोडक्ट को हमेशा बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज की जरूरत होती है। तो हायरिंग हमें क्या करना चाहिए, राइट पीपुल को करना चाहिए। फोकस ऑन स्टेबलाइजिंग द रेवेन्यू सोर्सेस, और उसका रेवेन्यू सोर्सेस क्या है भाई, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, एंटरप्राइजेस कर रहे हैं, उसका रेवेन्यू सोर्सेस क्या है, न्यू कस्टमर किस तरीके से है, डायरेक्ट और अटेंशन हमें देना चाहिए कोर कस्टमर के ऊपर। तो ये सारे होते हैं कि फोकस हम कर रहे हैं उस रेवेन्यू सोर्सेस के ऊपर। रिड्यूस योर रिस्क,
हमें ज्यादा से ज्यादा रिस्क को रिड्यूस करना चाहिए। जो हम काम कर रहे हैं वो इंटरनल है, एक्सटर्नल है, जो उस पर ग्रोथ है या फिर हमें रिस्क ना लगे तो रिड्यूस, हमें रिस्क को कंटिन्यू ध्यान में रखना चाहिए। बी एडेप्टेबल। अब ये बी एडेप्टेबल का मतलब क्या है? बी एडेप्टेबल का मतलब क्या, हम अडॉप्ट कर रहे हैं जो नए नए मार्केट में वैल्यूज आ रही हैं या प्रोडक्ट हमारे चेंज हो रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट को क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अच्छा काम करते हैं। क्योंकि अगर सक्सेसफुल आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो जो मॉडल की डिमांड है, कस्टमर की डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए, डे बाय डे अपने प्रोडक्ट को चेंज करना चाहिए। बूस्ट योर कस्टमर सर्विस, अपने कस्टमर सर्विस को बूस्ट करना चाहिए। उस पर कई सारे हम ऑफर भी देते हैं, या फिर हमें हमेशा सुपरविजन रखना चाहिए कि हमारे जो कस्टमर हैं उनकी जो सर्विस है वो अच्छी हो। कस्टमर सर्विस का मतलब क्या भी है, भाई हमने कुछ सामान लिया, खराब हो गया, अगर हम खराब हो गया सामान, अगर हम उसको सर्विस नहीं देंगे एक तरीके से तो क्या होगा, वो दोबारा नहीं लेगा सामान को खराब होने के बाद। अगर खराब हो गया सामान फिर भी हमने क्या किया, इसको एक कस्टमर सर्विस दिया है कि भाई इस तरीके से ये सही हो जाएगा, तो क्या करेगा अगला बंदा, दोबारा सामान लेगा। तो वही कह रहा है कि बूस्ट योर कस्टमर सर्विस इंप्रूव होना चाहिए। रिसर्च योर कंपिटिटर्स। हाँ, कंपिटिटर्स का मतलब यहां से होता है मार्केट प्राइस से और प्रोडक्ट की वैल्यू से होता है, जो हमेशा रिसर्च करना चाहिए कि मार्केट पे क्या क्या नए नए प्लान आ रहे हैं, नए नए आइडियाज आ रहे हैं और उसको हम किस तरीके से बिजनेस को लॉन्च कर सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। देखो दोस्तों, ये पॉइंट हमारा क्या दर्शाता है, मेन पॉइंट होता है इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। हमें कोई भी काम जब हम करते हैं, कोई भी कंपनी लगाते हैं, तो हमें अपना जो फर्स्टली ये नहीं देखना चाहिए कि भाई हमें वहीं से ग्रोथ हो गई, नहीं, उसको लॉन्ग टाइम तक उसकी ग्रोथ को क्या करना चाहिए, देखना चाहिए। यानी हमें तुरंत ही उस शॉप से या फिर उसमें से तुरंत प्रॉफिट की नहीं सोचना चाहिए। ये होता है इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। और हम जो उसमें से कमा रहे हैं वो उसको उसी प्रोडक्ट के रूप में लगाना चाहिए। ये होता है इन्वेस्ट इन योर सेल्फ का मतलब। ऑलवेज थिंक एहेड, हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, एहेड होना चाहिए, निगेटिव नहीं सोचना चाहिए, फॉरवर्ड सोचना चाहिए। ये सारे दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमारे यूनिट 2 के, जो आपको मैंने डिस्कस किए हैं। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।